भले ही प्रोफेशनल रेसलिंग में एक सफल करियर के लिए उस करियर का लंबा होना काफी अहम होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कुछ ही सालों के करियर में काफी शानदार परफॉर्म किया। सच में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप टाइटल्स नहीं जीत सकते, पे पर व्यू में शामिल नहीं हो सकते, इतिहास नहीं बना सकते या फिर पैसा नहीं बना सकते, अगर आपको एक सीमित समय के लिए ही मौका मिला हो तो। और इन लोगों ने इस बात को साबित करके दिखाया, बजाय इसके कि इनमें से कई खिलाड़ियों के करियर ऐसे हालातों की वजह से खत्म हो गए जो उनके कंट्रोल में नहीं थे या फिर काफी दुखद थे। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 छोटे लेकिन शानदार प्रो रेसलिंग करियर्स। शुरू करते हैं। Join us. नंबर 10, ब्लिट्जक्रीग। मैं टाइम ट्रैवल में विश्वास करने वालों में से तब तक नहीं हूँ जब तक कि ये कोई छुट्टी वाला वीकेंड ना हो और मैं बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी ना देख रहा हूँ, लेकिन WCW के स्टार रह चुके ब्लिट्जक्रीग मुझे सोच में डाल देते हैं कि शायद ये मुमकिन है। ये हाई फ्लाइंग नकाबपोश आदमी 1999 की शुरुआत में पता नहीं कहां से आकर प्रकट हुआ, अपने शानदार दांव पेचों से सबको चौंका दिया और फिर अपना टीवी डेब्यू करने के 1 साल के अंदर ही गायब भी हो गया। इस छोटे से समय में ब्लिट्जक्रीग, जो कि इंडीज पर 1994 से रेसलिंग कर रहे थे, उनको कुछ महान दिग्गज खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे कि रे मिस्टीरियो और एडी गुरेरो, और उन्होंने सबका दिल जीत लिया। स्प्रिंग स्टैम्पीड में जुवेंटुड गुरेरा के खिलाफ हुए एक रोमांचक मुकाबले में नकाब के पीछे की शख्सियत जे रॉस मानो धीरे धीरे से इस उठापटक और लगातार दौरों पे जाने से थक गए और कथित तौर पे एक गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ने का फैसला लिया। 1999 के रेसलिंग ऑब्जर्वर रुकी ऑफ द ईयर रहे ब्लिट्जक्रीग ने दोबारा कभी रेसलिंग नहीं करी, बल्कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना चुना, जिसके बाद फिर से करियर बदलते हुए एक रजिस्टर्ड नर्स बन गए। उन्होंने रिटायर होने के बाद सिर्फ एक बार रेसलिंग से जुड़ी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जब उन्होंने सबके सामने जैक एवेंस को अपना गिमिक पास किया, एक ऐसा आदमी जिसने उन्हें देखकर ही रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा। नंबर 9, ड्रॉस। डैरेन ड्रॉसडॉफ एक टैलेंटेड अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनके ग्रेट आयरन के हुनर ने उन्हें NFL तक पहुंचा दिया था। उनका फुटबॉल करियर चोट के चलते खत्म हो गया था, लेकिन डेनवर ब्रॉन्कोस के पुराने नोज टैकल ने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, कुछ उनकी चुस्ती फुर्ती को देखते हुए और कुछ इशारे पे उल्टी करने की उनकी कला को देखते हुए। पहले प्यूक नाम से पहचाने जाने के बाद फिर ड्रॉस नाम अपनाने वाले इस खिलाड़ी ने ECW में कुछ समय तक काम किया, जिसके बाद उन्होंने WWE टेलीविजन पे डेब्यू किया। ड्रॉस बहुत ही किस्मत वाले थे क्योंकि वो ठीक उस समय पर WWE में आए जब WWE तेजी से ऊंचाइयां छू रहा था। उन्हें बदनाम ब्रॉल फॉर ऑल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला, लीजन ऑफ डूम के साथ टीम बनाई और फिर एक मजबूत जोड़ी बनाई प्रिंस एल्बर्ट के साथ। बेशक ड्रॉस की किस्मत खराब थी और उनका करियर काफी छोटा हो गया। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तब बदल गई जब 5 अक्टूबर 1999 की स्मैकडाउन और हीट की टेपिंग्स के दौरान उन्हें गर्दन पर भयानक चोट लगी। चोट लगने के साथ ही पैरालाइज हो जाने से इस 30 साल के खिलाड़ी को उसके बाद से हमेशा के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। ये देखते हुए कि वो कुल मिला के कुछ 18 महीने के लिए इस बिजनेस में, ड्रॉस ने इस छोटे से करियर में काफी कुछ हासिल किया। नंबर 8, टॉम मैगी। बहुत ही कम ऐसे रेसलर्स हैं जिनका नाम लगातार एक ही मैच से जोड़ा जाता है, जैसे कि टॉम मैगी का। पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर रह चुके और 1982 के वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में दूसरे नंबर पर रहने वाले मैगी को हमेशा ही याद रखा जाएगा उनके बेहतरीन मुकाबले के लिए, जो उन्होंने 7 अक्टूबर 1986 को टीवी पर ना दिखाए जाने वाले डार्क मैच में लड़ा था ब्रेट हार्ट के खिलाफ, जिसे दशकों तक किसी ने नहीं देखा जब तक कि उसे 2019 में ढूंढकर पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ WWE नेटवर्क पर पेश नहीं किया गया। कुछ ऐसा हुआ था कि द हिटमैन ने इस बड़े ही शक्तिशाली लेकिन हैरान कर देने वाले फुर्तीले मैगी को असल से भी ज्यादा अच्छा दिखाने में इतना शानदार काम किया कि विंस मैकमैन को यकीन हो गया था कि उन्होंने हल्क होगन से अगला बड़ा स्टार खोज निकाला था। ये भ्रम बदकिस्मती से बहुत जल्द टूट गया जब ये मेगा मैन रिंग में दूसरे ओपोनेंट्स के सामने उतरा और उनके करियर को कभी रफ्तार नहीं मिली। लेकिन अपनी सारी तकनीकी खामियों के बावजूद मैगी ने इस बिजनेस में 5 साल बिताए, जिसमें ब्रेट हार्ट के खिलाफ हुए उस मैच के अलावा भी कुछ हाइलाइट्स रहीं। उन्होंने ट्रेनर स्टीव हार्ट के स्टैम्पीड प्रमोशन में काम किया और साथ ही विदेश में ऑल जापान में भी, जिसके बाद 1990 में उन्होंने इस बिजनेस को अलविदा कह दिया। नंबर 7, शॉन ओहेयर। आकार, ताकत, डरावनी फुर्ती और शानदार लुक। WCW पावर प्लांट ट्रेनिंग फैसिलिटी से निकले सभी खिलाड़ियों में से शॉन ओहायर सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे। साल 2000 में टेलीविजन पर डेब्यू करने वाले ओहायर अपने टैग पार्टनर मार्क जिंड्रैक के साथ कंपनी के आखिरी दिनों के कुछ चमकदार चेहरों में से एक थे। द नेचुरल बॉर्न थ्रिलर्स ने WCW टैग टीम टाइटल जीता और ओहायर को भविष्य के मेन इवेंटर नजर के तौर पे देखा जाने लगा।
WWE के WCW को खरीद लेने के बाद उन्हें अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2003 के शुरुआती दिनों में उन्होंने वापसी करी एक नए और दिलचस्प किरदार द डेविल्स एडवोकेट के रूप में। रॉडी पाइपर के साथ जोड़ी में डाले गए ओहायर को शुरुआत में अच्छा पुश मिला, जिसमें शामिल थी उनकी मिस्टर अमेरिका पर एक जीत, जो कि मुझे लगता है कि नकाब के नीचे हल्क होगन ही थे। लेकिन अफसोस, उसके बाद कहानी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। पर्दे के पीछे की दिक्कतों, मोटरसाइकिल से हुए एक्सीडेंट्स और रिंग के बाहर की और भी कई घटनाओं के चलते, जिसके बाद ओहायर को 2004 की शुरुआत में कंपनी से निकाल दिया गया। अपना ध्यान MMA पर लगाने से पहले साल 2000 के रेसलिंग ऑब्जर्वर रुकी ऑफ द ईयर ने WWE के बाद कुछ और रेसलिंग के मुकाबले लड़े, जिसमें से एक हिरोशी तानाहाशी के खिलाफ टोक्यो डोम शोडाउन में हुआ मुकाबला भी शामिल था। नंबर 6, मॉन्टी ब्राउन। मॉन्टी ब्राउन एक खतरनाक अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो कि सुपर बाउल में बफेलो बिल्स की तरफ से मैदान में उतरे थे और आगे चल के टखने में लगी चोट की वजह से उन्हें अपना करियर बदलना पड़ा था। उनके साइज, लुक्स और अंदाज के चलते प्रोफेशनल रेसलिंग उनके लिए पूरी तरह से परफेक्ट फिट थी और उन्होंने 2001 में अपना डेब्यू किया। एक होनहार उम्मीदवार जो बेशक अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे और जिन्होंने अपने शुरुआती सालों में कुछ ही मुकाबलों में हिस्सा लिया था। दी अल्फा मेल को 2004 में उनका बड़ा ब्रेक तब मिला जब वो TNA में वापस गए और बहुत ही बड़े मैच में जीत दर्ज की, जिसके चलते वो बहुत तेजी से कार्ड्स में ऊपर पहुंच गए। बदकिस्मती से वो NWA चैंपियन जेफ जैरेट को उनकी गद्दी से उतार पाने में नाकामयाब रहे, लेकिन ब्राउन हमेशा ही मैच में शामिल रहते थे और उन्हें कई बड़े स्टार्स के साथ बड़े प्रोग्राम्स में काम करने का मौका मिला। उनकी TNA से हुई डील खत्म होने के बाद उन्हें WWE ने उठाकर ECW में डाल दिया। वो उस ब्रांड के बड़े नामों में से एक हो सकते थे अगर अचानक से उन्हें कंपनी छोड़कर रेसलिंग से संन्यास न लेना पड़ता, जिससे कि वो अपने परिवार के एक सदस्य की देखभाल कर सके। रेसलिंग जगत की नजरों के सामने बस कुछ ही साल बिताने वाले मॉन्टी आज भी इस बिजनेस का सबसे बड़ा क्या पता शायद वाला सवाल है। ये सब कहने के बाद यही कहूंगा कि उनकी कामयाबी और इम्पैक्ट, मेरे मजाक के लिए माफ कीजिएगा, वो हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सेबल। WWE ने अपनी पूरी जान लगा के आखिरकार मार्क मैरो को अपने साथ जोड़ा, उस जमाने के लिए एक रेयर गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, क्योंकि विंस मैकमैन को पूरा यकीन था कि जॉनी बी बैड का किरदार निभा चुके मैरो एक हेडलाइनर साबित हो सकते हैं। हालांकि मार्क की पत्नी रीना, जो कि उनके साथ उनके WWE जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और उन पर टपकती विंस की लार को पोंछने के बाद उन्हें भी साइन कर लिया गया था, वो आगे चलकर और बड़ी स्टार बनकर सामने आई। शुरू में हंटर हर्स्ट हेम्सली की एक सेवक के तौर पे डेब्यू करने वाले इस ब्लॉन्ड ब्यूटी को एटीट्यूड एरा के दर्शकों के दिल और दिमाग पर कब्जा करने में सेबल एक ऐसी सेक्स सिंबल बन चुकी थी जैसे कि WWE ने पहले कभी भी नहीं देखी थी और कंपनी ने इसका अगले कुछ सालों तक पूरा फायदा उठाया। और इस बात का सबूत थी वो रेटिंग्स जो साबित कर रही थी कि 18 से 34 साल के मर्द वाकई सेबल को काफी पसंद कर रहे थे। पुरानी विमेंस चैंपियन ने फिर सबको चौंकाते हुए 1999 में कंपनी छोड़ दी और उन पर बाकी चीजों के साथ साथ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इस कांड ने भी पूरी तरह से सेबल के कंपनी से रिश्तों को नहीं तोड़ा और 4 साल एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने की कोशिश करने और दूसरी रेसलिंग कंपनियों में हाथ आजमा लेने के बाद उन्हें एक बार फिर WWE में वापस लाया गया, जिसके बाद फिर उन्होंने कंपनी छोड़ी एक वाइकिंग परिवार शुरू करने के लिए अपने नए पति ब्रॉक लेसनर के साथ। नंबर 4, मैग्नम TA। अगर आपको 1980 के दशक के लिए एक परफेक्ट बेबी फेस बनाना हो और वो भी ऐसा जो दक्षिण के दर्शकों का ध्यान खींचा करे, तो आप बिना चूके मैग्नम TA बना लेंगे। टॉम सेलेक जैसी मूछें, तगड़ी पर्सनैलिटी और खतरनाक हाव भाव उन्हें ऐसी शख्सियत बना देते हैं जिस पर दर्शकों में मौजूद महिलाएं फिदा हो जाती थीं और जिसके साथ मर्द बैठ के बियर पीना चाहते थे, या कुछ मामलों में इसका उल्टा हो जाना भी मुमकिन होगा, मुझे यकीन है। जिम क्रॉकेट के प्रमोशंस के लिए काम करने के दौरान रफ्तार पकड़ते हुए, जिसका कारण थी ऐसी बुकिंग्स जो उनके कम अनुभव को छुपा लेती थी, मशहूर डस्टी रोड्स के साथ बनी उनकी टैग टीम और लोगों की नफरत पाने वाले टली ब्लैंचर्ड के खिलाफ लड़े एक रोमांचक ब्लड फ्यूड, मैग्नम काफी आराम से NWA हैवीवेट टाइटल की ओर अपना कदम बढ़ा रहे थे। बल्कि दी अमेरिकन ड्रीम के बुकिंग्स किए जाने और मैग्नम एक भरोसेमंद खिलाड़ी होने की वजह से काफी उम्मीदें थी कि वो शायद 1986 के अंत या 1987 की शुरुआत तक टाइटल जीत सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और स्टारकेट 86 से बस कुछ ही हफ्तों पहले टेरी एलन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी जान जाते जाते बची। शुक्र है कि वो बच निकले, लेकिन उनका करियर जो कि और बेहतर से बेहतर हो सकता था, वो जरूर खत्म हो गया। नंबर 3, निक मॉन्डो। सिक निक मॉन्डो, ये नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन 2000 के दशक के शुरुआती सालों में भयानक खून खराबे से भरे डेथ मैच रेसलिंग के फैंस के बीच ये एक सुपरस्टार थे। मॉन्डो ने कॉम्बैट जोन रेसलिंग के लिए साल 2000 में डेब्यू किया और बहुत जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी इस आर्ट के लिए मार खा लेने की अद्भुत ताकत के चलते टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स, ग्लास, बार्ब्ड वायर्स, घास काटने वाली मशीन,
कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं थी एक सिकनिक मोंडो मैच में, और वो इस फिलाडेल्फिया की कंपनी के एक कल्ट हीरो बन गए जिन्होंने CZW आयरन मैन टाइटल, टैग टीम टाइटल्स और इतिहास का दूसरा टूर्नामेंट ऑफ डेथ जीते। वो लोग जिन्होंने CZW नहीं भी देखा होता था वो भी मोंडो के बारे में जानते थे, क्योंकि रेसलिंग की मैगजीन में उनकी खून से लथपथ तस्वीरें छपती ही रहती थी। जाहिर तौर पे प्रोफेशनल रेसलिंग कोई बैले डांस नहीं है और डेथ मैच रेसलिंग बुल फाइटिंग की तरह होता है। बस फर्क इतना होता है कि बुल को कटीले तारों से ढक दिया जाता है और आपको एक खंबे पर लाल रंग के कपड़े पहना के बांध दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि मोंडो को अपने इस तेज रफ्तार करियर में कई गंभीर चोटें आईं, जिनके चलते उन्हें बस 4 साल बाद ही 23 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कहना पड़ा। उन्होंने फिर भी एक फिल्म निर्माता के तौर पे इस बिजनेस से कुछ हद तक अपना नाता बनाए रखा, और ये वही शख्स थे जिन्होंने जॉन मॉक्सली की WWE के बाद की विनर्स और हाइप वीडियोस बनाई। नंबर 2, हैना किमोरा। प्रोफेशनल रेसलर और मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट क्योको किमोरा की बेटी हैना किमोरा ने अपनी मां के रास्ते पे चलने का फैसला लिया और 2010 दशक के बीच में जापान के रेसल 1 प्रमोशन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी और उनके टैलेंट की मांग होने लगी उनके अपने देश में, जहां उन्होंने अपने समय को रेसल 1, सेंडाई गर्ल्स और स्टारडम के बीच में बांटा, और साथ ही विदेशों में भी, जैसे कि रिंग ऑफ ऑनर, प्रो रेसलिंग ईव और मैक्सिको में भी। लेकिन वो स्टारडम था जहां हैना वाकई में पहचानी गई और एक स्टार बनकर उभरी, जहां उन्होंने कंपनी की आर्टिस्ट ऑफ स्टारडम और गॉडेस ऑफ स्टारडम चैंपियनशिप अपने नाम की, और साथ ही साथ 2019 का 5 स्टार ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट भी जीता। साफ तौर पे एक तेजी से उभरता हुआ नाम और एक बेहतरीन एनर्जी, जोश और टैलेंट का पिटारा, हैना किमोरा भविष्य में निश्चित तौर पे इस बिजनेस की सबसे शानदार महिला रेसलर्स के बीच अपने पैर जमाती नजर आ रही थी। और ये बात तब साबित भी हो गई जब उन्हें स्टारडम को रिप्रेजेंट करने के लिए और 4 जनवरी 2020 को न्यू जापान के रेसलिंग किंगडम इवेंट की शुरुआत करने के लिए चुना गया, टोक्यो डोम में खचाखच दर्शकों से भरी भीड़ के सामने। ये बताते हुए काफी दुख होता है कि हैना ने इसके 6 महीने बाद ही खुद की जान ले ली, उनके एक रियलिटी टीवी शो में हिस्सेदारी लेने के बाद से हो रही ऑनलाइन बुलिंग और हैरेसमेंट के चलते। वो सिर्फ 22 साल की थी। नंबर 1, मोहम्मद हसन। नौजवान इटालियन अमेरिकन मार्क कपानी को उनका बड़ा ब्रेक कुछ साल तक WWE के डेवलपमेंटल सिस्टम OVW में परफॉर्म करने के बाद मिला, लेकिन उन्हें FBI के सबसे नए सदस्य के तौर पे नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि उसके उलट इस 24 साल के खिलाड़ी को रॉ पर एक चिढ़े हुए अरब अमेरिकन के किरदार मोहम्मद हसन के तौर पे लाया गया। ये शुरुआत से ही एक विवादित और हद पार करने वाला किरदार था, जिसने अपने लिए बहुत नफरत पैदा करने में कामयाबी हासिल की थी, और इसके चलते हसन हर बड़ी कहानी का हिस्सा रहने लगे। मतलब सिर्फ 8 महीनों में ही उन्हें हल्क होगन, शॉन माइकल्स, क्रिस जेरिको, स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर, जॉन सीना, बैटिस्टा और भी कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। अफवाह है कि WWE शायद एक कदम और आगे जाने को तैयार था और उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनाने वाला था, अगर यूपीएन नेटवर्क ने स्मैकडाउन से उनको निकालने की मांग ना करती होती तो, जिसका कारण था 7 जुलाई 2005 के एक एपिसोड में एक घटिया आतंकवाद से जुड़ी कहानी का इस्तेमाल किया जाना। ठीक उसी दिन जिस दिन लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कुछ ही महीनों बाद कंपनी से बाहर कर दिए जाने और उसके बाद जल्द ही संन्यास ऐलान कर देने के बाद से कपानी ने अपने दूसरे करियर में एक जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल के तौर पर काम किया और 2018 में सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट शो के मैचेस के लिए रिंग में वापसी करी। उनका WWE में बिताया समय आज भी प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में अजीब रन्स में से एक रहा है।